एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। है इकोनॉमिक्स में समस्या तो समाधान मिलेगा ही। आज जो टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं वो है क्लास 12th के लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक मनी। क्या होता है मनी, क्या किया जाता है मनी से, कैसे मनी इवॉल्व हुआ है, क्या जब से इंसान थे तभी से मनी था। इन सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे ही। इस टॉपिक में जो आज हम कवर करने वाले हैं वो है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ मनी। इसके बाद जो आएगा वो है बार्टर सिस्टम, जिसको दूसरे नाम से जाना जाता है C2C इकोनॉमी। वहीं पर नेक्स्ट आता है ड्रॉबैक्स ऑफ बार्टर सिस्टम, कि बार्टर सिस्टम में क्या कमियां रह गई थी कि मनी का एवोल्यूशन किया गया, कि मनी को आना पड़ा इन सारी समस्याओं का समाधान निकालने के लिए, बिल्कुल सुपरमैन की जैसे। आगे आता है फॉर्म्स ऑफ मनी, किन किन टाइप्स के मनी हम देखते हैं और कौन से मनी इकोनॉमी के अंदर देखे जा सकते हैं। अगला आता है सप्लाई ऑफ मनी। सप्लाई ऑफ मनी क्या होता है, कौन करता है सप्लाई ऑफ मनी, किस तरीके से चलता है। फिर आता है मेजर्स ऑफ मनी, क्या क्या होते हैं, कितने होते हैं और बोर्ड में कितने आएंगे, ये सब यहाँ जानेंगे। इसके बाद आता है सप्लायर्स ऑफ मनी, किन किन लोगों के पास पूरा राइट है मनी को सप्लाई करने के लिए, किन किन लोगों के पास पावर है मनी को सप्लाई करने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं मनी की डेफिनेशन के साथ। तो सबसे पहले शुरू करते हुए देखते हैं मनी क्या है। तो यहाँ पर जैसे डेफिनेशन देखी जा सकती है, मनी इज व्हाट मनी डस। मनी इज व्हाट मनी डस। पैसा वो है जो पैसा कर सकता है। और पैसा क्या कर सकता है, पैसा इसके जितने भी फंक्शंस हैं उन सभी को कर सकता है। जैसे कि अगर देखा जाए तो मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ये भी इसका एक फंक्शन है। मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, कि पैसा ऐसी चीज है जो किसी भी चीज को लेने या देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बिना पैसे के आप किसी भी चीज को बाय और सेल नहीं कर सकते हैं। मनी वो चीज है जिसने क्या किया है कि बाइंग और सेलिंग इसके बीच में डिफरेंस बताया है। पहले क्या होता था बार्टर सिस्टम में कि आप गुड्स के बदले गुड्स लेते थे, लाइक क्लोथ के बदले शू लेते थे। पर मनी के एवोल्यूशन के बाद जो प्रॉब्लम्स वहाँ फेस करी जाती थी कि कौन सेल कर रहा है, शू वाला सेल कर रहा है कि क्लोथ वाला सेल कर रहा है। अब यहाँ मनी के एवोल्यूशन के बाद जैसे कि मनी इज़ अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ये हमें बताता है कि जो पैसा दे रहा है वो बाय करता है और जो पैसा ले रहा है वो सेल करता है। अगर मनी की डेफिनेशन की बात करी जाए तो मनी की डेफिनेशन कोई भी परफेक्ट डेफिनेशन अवेलेबल नहीं है। इसलिए मनी को अगर सीधा और सिंपल डिफाइन करना हो तो मनी के जितने फंक्शंस होते हैं वही मनी की डेफिनेशंस बनते हैं। जैसे सबसे पहला फंक्शन जो अपन ने डिस्कस किया वो है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। वैसे ही सेकंड फंक्शन जो मनी का है वो है स्टोर ऑफ वैल्यू। कहने का मतलब कि मनी के आने के बाद ही हमने क्या किया है, स्टोर करना सीखा। स्टोर मतलब सेव करना सीखा। वेल्थ क्या होती है ये हमने मनी के एवोल्यूशन के बाद, मनी के इमर्जेंस के बाद ही हमने सीखा है। आगे आता है मेजर ऑफ वैल्यू। बार्टर सिस्टम में जहां पर हम किसी चीज को एक परफेक्ट वैल्यू नहीं दे सकते थे, वो मैं आगे समझाऊंगा। बट मनी के आने के बाद क्या हुआ, हर एक चीज को वैल्यू देना हम सीख गए। जैसे कि कोई भी कार, जैसे अपन बात करते हैं कि एल्टो जो है, आज एल्टो क्या है 5 लाख रुपए की। ये कैसे पता चलता, ये पता चलता हमें मनी के थ्रू। किसके द्वारा, मनी के थ्रू हमें पता चलता है कि एक एल्टो कार जो है वो 5 लाख रुपए की है। मतलब मनी के होने की वजह से आज एल्टो की कोई ना कोई वैल्यू है। वहीं पर नेक्स्ट अगर हम देखें तो आता है स्टैंडर्ड फॉर डिफर्ड पेमेंट। स्टैंडर्ड फॉर डिफर्ड पेमेंट। अच्छा, डिफर्ड पेमेंट क्या होता है, डिफर्ड पेमेंट होता है फ्यूचर पेमेंट। डिफर्ड पेमेंट क्या होता है, फ्यूचर पेमेंट। तो मनी ऐसी चीज है जिसने क्या इजी किया है, डिफर्ड पेमेंट। बार्टर सिस्टम में क्या होता था कि हम क्या करते थे, आज अगर किसी चीज को एज अ फ्यूचर पेमेंट हमने लिया है, जैसे कि हमने वीट ले लिया, हमने किसी फार्मर से वीट ले लिया, तो उसको आप इन रिटर्न क्या देंगे, वीट के साथ आप क्या देंगे। मनी के होते हुए तो हम क्या कर सकते हैं कि प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट अमाउंट को अलग करके, कहने का मतलब अगर 6 मंथ के लिए किसी से हमने पैसा लिया है और इन फ्यूचर वापस देना है तो विद इंटरेस्ट दे सकते हैं। बार्टर सिस्टम के अंदर हम क्या देते हैं, अगर हमने वीट लिया है तो इन रिटर्न इंटरेस्ट क्या होता, अगर हमने किसी से उधार सामान लिया है तो हम उसे वापस इन फ्यूचर क्या देते हैं। बट मनी के साथ क्या होता है कि आज आप किसी से उधार सामान लेते हैं तो इन रिटर्न क्या दिया जाता है, पैसा, पर फ्यूचर डेट्स पर।
वहीं पर मनी के साथ जो एक चीज और जुड़ी हुई है वो है मनी इज कॉमनली एक्सेप्टेड बाय एवरीवन। देखो, पैसा ऐसी चीज है जिसको इश्यू आपकी आरबीआई करती है, जिसको लीगल टेंडर गवर्नमेंट ने दे रखा। लीगल टेंडर मतलब कि इंडिया की इकोनॉमी के अंदर वो पैसा हर एक पर्सन एक्सेप्ट करेगा। तो ये गवर्नमेंट और आरबीआई की तरफ से कहा जाता है कि जो रुपये चल रहे हैं, जो कॉइन्स चल रहे हैं, वो सारे क्या हैं, लीगल टेंडर रखते हैं। लीगल टेंडर मतलब जो हर एक पर्सन एक्सेप्ट कर सकता है। आज मैं किसी को डॉलर ले जाके दे दूं तो कोई डॉलर एक्सेप्ट कर सकता है? नहीं करेगा, क्योंकि उसका लीगल टेंडर इंडिया में नहीं है। वहीं पर रुपये का जो लीगल टेंडर है कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक है, कोई भी मना नहीं करेगा। आपकी बुआ आपको पैसा देके जाएगी, आप मना करेंगे? कोई मना नहीं करेगा, क्योंकि मनी इज जनरली एक्सेप्टेड। हर एक पर्सन उसको क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके अंदर कि ऐसा तो है नहीं कि पैसा जब बना तो कॉइन्स और नोट जमीन से निकलने लगे, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। जब पैसा शुरू में बना था या मनी जब बना था, इमरजेंस हुआ ही था, तो उस समय क्या होता था, कॉइन्स बनते थे, है ना। कॉइन्स बनते थे गोल्ड और सिल्वर के। जैसे कि पुरानी मूवीज में अपन ने देखा होगा अशरफियाँ, अकबर के समय पर क्या चलती थी, अशरफियाँ। वो अशरफियाँ क्या थी, वो मनी था। वो वहाँ पर जनरली एक्सेप्टेड थिंग थी, हर एक पर्सन उसको एक्सेप्ट करता था। बट अभी अपन अज्यूम कर सकते हैं कि गोल्ड और सिल्वर अभी तक कंटिन्यू करते हैं, तो आप जैसे समझदार लोग क्या करते हो, उस गोल्ड और सिल्वर को पिघला के मार्केट में बेच आते। क्योंकि अगर गोल्ड का कॉइन होता तो क्या होता, हर एक आदमी माला माल हो जाता। क्या करना था, मेल्ट ही तो करना था, हर कोई मेल्ट कर लेता, उसमें क्या। आगे देखते हैं, आज जो कॉइन्स बनते हैं वो किसके हैं, एलॉयज के। एलॉयज कहने का मतलब मिक्सचर ऑफ मैनी मेटल्स, जिनकी वैल्यू जो होती है, जो कॉइन वैल्यू होती है, और जिस मेटल से मनी बना होता है उस मेटल की वैल्यू उस कॉइन वैल्यू से कम होती है। ये टॉपिक भी आगे आएगा। आज देखते हैं कि आज जो मार्केट में अवेलेबल है वो क्या है, नोट्स एंड प्लास्टिक करेंसी या ई मनी। ई मनी तो बहुत अच्छे से जानते हैं, पेटीएम वॉलेट का कैश जो आपके पास पड़ा होगा, है ना। तो नोट्स और प्लास्टिक करेंसी। प्लास्टिक करेंसी क्या होता है, क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड। आगे देखते हैं, इवॉल्व अकॉर्डिंग टू द नीड एंड रिक्वायरमेंट। मनी जैसे जैसे रिक्वायरमेंट्स आती गई, जैसे जैसे लगता गया कि मनी के अंदर और कुछ चेंज आना चाहिए, वैसे वैसे मनी क्या हुआ, इवॉल्व हुआ। वैसे वैसे इवोल्यूशन आया मनी के अंदर। जैसे पहले कॉइन्स हुआ करते थे, है ना, उसके बाद क्या हो गया, आपके नोट्स, है ना, अभी प्लास्टिक मनी आ गया, और अभी तो आप देख लो ई कैश आ गया। तो अकॉर्डिंग टू द नीड क्या हुआ, मनी कन्वर्ट हुआ, मनी बोल सकते हैं इवॉल्व हुआ, है ना। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये शब्द कहाँ से आया है। तो मनी क्या होता है, एक ग्रीक गॉड हुआ करती थी या गॉडेस हुआ करती थी जिसका नाम था मोनेटा, उसी से निकल के आपके पास क्या आया है, वर्ड आया है मनी। एक ग्रीक गॉडेस हुआ करती थी जिसका नाम था मोनेटा, उसी से क्या निकल के आया है, मनी, है ना। आगे बढ़ते हैं, इसके अंदर क्या दे रखा है। तो मनी ऐसा तो है नहीं कि इंसान जब से पत्ते लटका के घूम रहा था तब से मनी लेके घूम रहा था। कुछ तो ऐसा रहा होगा कि मनी से पहले भी हर एक चीज़ एक्सचेंज तो करी जाती थी, क्योंकि सभी के पास सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं होती। तो उस टाइम क्या किया जाता था, तो उस टाइम आपके पास अवेलेबल था बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज को हम क्या कहते हैं, सी टू सी इकोनॉमी। कहने का मतलब कमोडिटी फॉर कमोडिटी, है ना। कहने का मतलब क्या है, कमोडिटी फॉर कमोडिटी। अब ये सिस्टम क्या होता है, अच्छा ये सिस्टम होता है जिसमें क्या किया जाता है, सिस्टम वेयर गुड्स वर एक्सचेंज फॉर गुड्स। वर मतलब पहले होता था, अभी नहीं होता, और अभी अगर होता भी है तो दूर दराज के विलेजेस में होता है ना। तो मनी, या अपन बोल सकते हैं कि सी टू सी इकोनॉमी, और बार्टर सिस्टम वो सिस्टम था जहाँ पर गुड्स के बदले गुड्स बदले जाते थे। जैसे कि किसी को अगर शू चाहिए और अगर उसके पास क्लोथ है तो इन एक्सचेंज उसको क्या देना पड़ता था, क्लोथ देना पड़ता था। और अगर किसी के पास क्लोथ है, सॉरी, अगर किसी के पास शू है और क्लोथ चाहिए तो उसको इन एक्सचेंज में क्या देना पड़ता था, शू देना पड़ता था। बट इतना अच्छा चल रहा था, हर एक आदमी पत्ते लटका के घूम रहा था, मजे मस्ती हो रहे थे, तो ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी कि मनी जो है उसको आना पड़ा, एकदम सुपरमैन की जैसे इवॉल्व होना पड़ा, आना पड़ा, एकदम प्रकट हो गया। तो ऐसा क्यों, तो ऐसा होने का सबसे पहला कारण है डबल कोइंसिडेंस, या इसको कह सकते हैं प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस। अभी प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस क्या है, तो इस तरफ देखते हैं अपन। जो आपके बार्टर सिस्टम की क्या थी, रिक्वायरमेंट थी। विदाउट इसके आप
कभी भी कोई एक्सचेंज नहीं कर सकते थे। डबल कोइंसिडेंस का मतलब क्या हो गया? कोइंसिडेंस का मतलब क्या होता है? जब हम कहीं मिल जाए अचानक से तो क्या वर्ड निकलेगा? व्हाट अ कोइंसिडेंस। कोइंसिडेंस मतलब अचानक से, ऐसा रेगुलरली हमेशा हो जरूरी नहीं है ना। तो मनी के अंदर क्या था, या सॉरी बार्टर सिस्टम के अंदर क्या था कि ऐसा जरूरी नहीं है कि जिसको शू चाहिए और जिसके पास क्लोथ है उसको ऐसा आदमी मिल जाए जिसके पास शू हो और उसको क्लोथ चाहिए। ऐसा पॉसिबल नहीं था, और पॉसिबल था तो उसके चांसेस या प्रोबेबिलिटी क्या थी? बहुत 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 ज़्यादा कम थी। तो इससे हमें क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि बार्टर सिस्टम इस वजह से फेल हो गया। तो अपन बात कर रहे थे प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस। डबल कोइंसिडेंस कहने का मतलब कि ये वो सिस्टम है जहां पर आपको एक दूसरों की इच्छाओं का मेल ढूंढना था। मेल मतलब मैच। कैसे कर सकते हैं इसको मैच अपन? तो समझना है इस बात को कि अगर एक फार्मर है जिसके पास क्या है, वीट है, उसको चाहिए क्लोथ, ठीक है, उसको क्या चाहिए? क्लोथ चाहिए। अब आप खुद सोचिए कि वो क्या करेगा बेचारा। तो उसको सबसे पहले ऐसा पर्सन ढूंढना होगा जिसके पास क्या हो? क्लोथ। अच्छा, मान लो कोई मिल भी जाता बेचारा जो क्लोथ लेके बैठा हो, बट क्या उसे वीट चाहिए क्या? अगर वो वीट के लिए मना कर दे, है ना, अगर वो वीट के लिए मना कर दे तो ये एक्सचेंज कंप्लीट हो सकता है क्या? तो बार्टर सिस्टम जो है आपका वो यहाँ पर फेल हो जाता है ना। तो प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस में ये बड़ी दिक्कत थी कि आपके पास वीट है, आपको क्लोथ चाहिए, आपको क्लोथ वाला पर्सन भी मिल गया, पर वीट उसको नहीं चाहिए, तो वो आपको अपना क्लोथ नहीं देगा, और नहीं देगा तो यहाँ पर एक्सचेंज भी कंप्लीट नहीं होगा। तो इस तरीके से बार्टर सिस्टम क्या हो गया? फेल हो गया। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कभी कि आप वीट देना चाहते हैं, सामने वाला वीट लेना भी चाहता पर उसके पास क्लोथ नहीं है, तो ऐसे को वीट दे के आप अपना बंटाधार तो करेंगे नहीं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम आती है कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू, है ना, कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। तो कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू क्या कहती है, समझेंगे इस बात को। कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू में कि बार्टर सिस्टम में किसी भी एक चीज की कोई परफेक्ट वैल्यू नहीं हुआ करती थी। बार्टर सिस्टम में किसी भी चीज की एक परफेक्ट वैल्यू नहीं हुआ करती थी। तो कैसे एक्सचेंज किया जाता था? तो जैसे समझना कि मान लो बार्टर सिस्टम में मुझे कार लेनी है एल्टो, है ना। अब क्या करेंगे, है ना, फार्मर होगा तो वो क्या करेगा? वीट दे देगा, है ना, क्या दे देगा? वीट दे देगा। कोई पर्सन है जो कैटल्स रखता है ना, जानवर रखता है, तो वो क्या दे देगा? एक काऊ दे देगा, है ना। कोई क्लोथ मर्चेंट है तो वो क्या दे देगा? क्लोथ दे देगा। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यहाँ ये अराइज हो रही है कि ये जो गाड़ी है ना बेचारी, इसकी कोई परफेक्ट वैल्यू नहीं है। हर एक पर्सन आता हुआ क्या कर रहा है? कुछ ना कुछ और वैल्यू रख के जा रहा है ना। जैसे फार्मर ने वीट दे दिया, है ना, गाय चराने वाले ने गाय रख दी वहां पर, और कपड़े वाले ने कपड़ा रख दिया। मतलब इस बेचारी गाड़ी की कोई वैल्यू ही नहीं है ना। जो जैसे मर्जी पड़ रही वैसे, जैसे राजपाल यादव कहता है ना कि भैया जो आया घंटे की जैसे समझ के बजा के चला गया। तो ये वाला सिस्टम इसमें बड़ा बुरा था, है ना, कि आप किसी एक चीज को परफेक्ट वैल्यू दे ही नहीं पा रहे थे, तो कैसे एक्सचेंज करते हैं वहां पर, है ना। तो इस प्रॉब्लम के चक्कर में बार्टर सिस्टम फेल हो गया। अभी आगे बढ़ते हैं। डिफिकल्टी ऑफ फ्यूचर पेमेंट और डिफर्ड पेमेंट। अच्छा, फ्यूचर पेमेंट और डिफर्ड पेमेंट कैसे? तो यहाँ समझेंगे कि मनी के आने के बाद तो आपने क्या कर दिया, इस चीज को हम समझ गए कि ये चीज कुछ ना कुछ होती है। क्रेडिट क्या होता है? कुछ ना कुछ होता है कि आज हमने किसी को कुछ उधार दिया है तो इन फ्यूचर हमें कुछ ना कुछ तो मिलेगा, है ना। हमने किसी को उधार दिया है तो इन फ्यूचर कुछ ना कुछ तो मिलेगा, और जो मिलेगा विथ इंटरेस्ट मिलेगा। कमाई हो गई यहाँ तो, कितना बढ़िया रहा, मजे आ गए। बट ड्यूरिंग बार्टर सिस्टम ये समस्या थी, है ना, कि मान लो कि मैं हूँ एक फार्मर, ठीक है। मैंने क्या किया कि उधार पे किसी से मैं काऊ लेके आ गया। काऊ मैंने कहा 6 महीने बाद लौटा देंगे। अच्छा, प्रॉब्लम क्या है कि काऊ के साथ में इंटरेस्ट क्या दूंगा, है ना, गाय का बच्चा। अच्छा, गाय की गारंटी है क्या 6 महीने टिक जाएगी? वो कुछ भी तो हो सकता है, कोई बीमारी लग गई, मर गई, तो यहाँ तो प्रिंसिपल ही खत्म हो गया। इंटरेस्ट का कहाँ सोचेंगे आप? समझे बात को? तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम थी, है ना। आज तो क्या होता है, किसी भी टपरी पे 5 दिन गए और छठे दिन हमने उधार का खाता चालू कर दिया हमारा। पर यहाँ पर ये प्रॉब्लम थी
ठीक है ना। तो इसी के साथ एक कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट भी प्रॉब्लम होती है जो यहाँ नहीं लिखा हुआ है। कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट होती है जो यहाँ नहीं लिखा हुआ। कॉन्ट्रैक्चुअल मतलब कॉन्ट्रैक्ट्स, है ना। आज कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट होता है तो वो किस चीज़ को लेके होता है, वो लेके होता है फ्यूचर पेमेंट को, कि भैया आज कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, वी विल मेक द पेमेंट इन समटाइम्स इन फ्यूचर। अब समस्या क्या है कि फ्यूचर में पेमेंट क्या करें, है ना। कि मान लो मैं सामने वाले को कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पर बोलूँ कि यार देखो मेरे पास 500 किलो गेहूँ पड़ा है, प्लीज़ ये कॉन्ट्रैक्ट कर लो और 500 किलो गेहूँ ले जाना। पर सामने वाला पर्सन अगर गेहूँ का पंडाल लगा के बैठा तो उसके गेहूँ किस काम का, है ना। तो यहाँ पर भी एक्सचेंज क्या हो गया, रुक गया। मतलब यहाँ पर भी बार्टर सिस्टम फेल हो गया, है ना। किसी मजदूर को आप लेके आते हो, कहते हो हमारे घर की टंकी साफ कर दे, तुझे इसके बदले में कपड़े से तोल दूंगा। वो कहेगा तू मेरे साथ चल, तेरे को कपड़े से तोल दूंगा। कहने का मतलब उसके पास इतने कपड़े पड़े हैं, इतने कपड़े पड़े हैं कि उसको आगे और कपड़ों की ज़रूरत नहीं है। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, यहाँ पर भी क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाया। और कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाया तो बार्टर सिस्टम तो फेल हो गया ना। अभी आगे की तरफ बढ़ के देखते हैं अपन क्या है। नेक्स्ट आता है स्टोर ऑफ वैल्यू और ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू, स्टोर का मतलब क्या है, स्टोर का मतलब है भैया सेविंग्स। क्या है, सेविंग्स। तो बार्टर सिस्टम जब अराइज हुआ, है ना, तो वहां पर उसके साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी अराइज हुई। कैसे कि स्टोर नहीं कर पाते थे, स्टोर नहीं कर पाते, वहां पर पैसा नहीं होता था तो स्टोर नहीं होता था। कहने का मतलब सेविंग्स नहीं होती थी। जैसे मान लो कि कोई फार्मर है, उसने क्या किया कि वीट, हर साल वीट उगाता था, हर साल वीट बचाता था। तो कितने साल बचा लेगा, 1 साल 2 साल, 5 साल बाद जब वापस से उसने वो भंडारा खोल के देखा जहाँ पर उसने रख रखा था, तो वहाँ आप सोचिए क्या मिलेगा उसे, खराब वीट। कहने का मतलब यहाँ पर सेविंग्स करना क्या थी, मुश्किल। तो बार्टर सिस्टम में एक और डिफिकल्टी थी, वो स्टोर ऑफ वैल्यू, कि आप यहाँ सेविंग्स नहीं कर सकते थे। ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू की अगर मैं बात करूँ तो मनी में कितना ईजी है ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू, है ना। मनी में कितना इजी है कि आप क्या कर सकते हैं, आज मोबाइल में डाला यूपीआई कोड, धड़ाम पैसा पहुंच गया आगे। पर बार्टर सिस्टम में कैसे ट्रांसफ़र करते हैं, अगर मुझे यहाँ से कहीं और 50 किलोमीटर दूर कहीं पैसा भेजना होता तो मैं कैसे भेजता, ट्रक में, हाँ, ऑटो में, कितना मुश्किल होता, है ना। क्योंकि उस समय पैसा नहीं होता था, उस समय क्या होते थे, गुड्स, है ना। तो गुड्स बेचते तो क्या होता, अगर मान लो गुड्स मैंने बेच भी दिया और कहीं जिस ऑटो में भेजा है, उस बस में भेजा है, उस ट्रक में भेजा, उसका एक्सीडेंट हो गया, तो जो समस्या, जो लॉस मुझे लगता है, उस लॉस को क्या कहते हैं, कैपिटल लॉस। कौन सा लॉस कहते हैं, कैपिटल लॉस। कैपिटल लॉस मतलब कि जो हमारी वेल्थ थी, जो हमारी सेविंग्स थी, जो हमारी धन दौलत थी, वो क्या हो गई, मिट्टी में मिल गई, खराब हो गई, खत्म हो गई। अच्छा, वो सामने तक पहुंच भी जाती, कहने का मतलब मैं 500 टन गेहूं आगे पहुंचा भी देता तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कौन चुकाता, है ना। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से आपके बार्टर सिस्टम फेल हुआ। अच्छा, स्टोर के अंदर क्या है कि आप स्टोर तो कर लेंगे, देयर इज़ नो प्रॉब्लम कि आप स्टोर नहीं कर सकते हैं, बट स्टोर तो कर लेंगे, ठीक है। कोई ऐसा गुड है जो क्या है लंबे समय तक टिक भी जाएगा, 15 साल 20 साल टिक भी जाएगा, पर उसको स्टोर करने की कॉस्ट कौन चुकाएगा सर, स्टोर करने की कॉस्ट कौन चुकाएगा, गोडाउन में तो रखना पड़ेगा ना, गेहूँ जा लिया तो स्टोर करने के लिए फिर खर्चा आता। मान लो जो मैंने पहले बताया कि वीट मैंने सेव कर लिया, वीट को रख लिया, वीट खराब हो गया, खराब होने का मतलब यहाँ भी हमें क्या लग गया, कैपिटल लॉस। कैपिटल लॉस मतलब कि कहीं पर भी अगर नेचुरल कैलेमिटी आई, जैसे बाढ़ आ गई, हाँ, जैसे सूखा पड़ गया या कोई भी अदर प्रॉब्लम आई, तो वहाँ पर क्या हुआ, जितना भी हमने सेव किया है वो ख़त्म, जितना भी सेव किया वो क्या हो गया सर, ख़त्म हो गया। अगला पॉइंट जो है आपके लेक ऑफ डिविजिबिलिटी। अभी डिविजिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि बार्टर सिस्टम में किसी भी चीज़ को डिवाइड करना क्या मुश्किल था। एग्जाम्पल समझना कि मान लो हम मंचूरियन खाने जाते हैं और मंचूरियन आपको सामने वाला देता है 70 रुपीज़ में 1 प्लेट, आपकी इच्छा होती है हाफ प्लेट खा लेते, तो क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 रुपये बढ़ा के 40 रुपये में दे देगा, 35 की देनी चाहिए, 5 रुपये बढ़ा के 40 में दे देगा। पर अब बार्टर सिस्टम में आप कैसे डिवाइड करोगे सर, मान लो
कि एक मंचूरियन आपको खानी है, मंचूरियन के बदले आपको देनी है एक गोट, गोट माने बकरी। अब बकरी आपको देनी है और अब वहाँ पर आपको क्या करना है कि हाफ मंचूरियन चाहिए। एक मंचूरियन की प्राइस क्या है, एक गोट है, आपको चाहिए हाफ मंचूरियन। तो अब क्या करोगे, यहाँ पर आधी बकरी तो दे नहीं सकते, बकरी काट के करोगे क्या आधी बकरी का, है ना, बेचारी मर भी जाएगी तुम्हारे एंजॉयमेंट के चक्कर में। तो यहाँ पर क्या होगा कि बार्टर सिस्टम फिर से फेल हो जाएगा। ये सारी समस्याएं जो है ना, ये क्या बनती है, मनी के फंक्शंस। कैसे बनते हैं अपन यहीं से सीखते हैं समझना कि प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस जो थी वो मनी का क्या बन जाता है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज कहने का मतलब क्या हुआ, मीडियम ऑफ एक्सचेंज कहने का मतलब क्या हुआ कि जो प्रॉब्लम्स पहले होती थी कि भैया क्लोथ देना है, शू चाहिए तो शू वालों को ढूंढना पड़ेगा, जो बहुत ज़्यादा मुश्किल टास्क हुआ करता था। बट आफ्टर इवोल्यूशन ऑफ मनी, मीडियम ऑफ एक्सचेंज में क्या रहा, बहुत इजी कि आपको शू चाहिए ना तो एक काम करो, पैसा दो शू ले जाओ। किसी को क्लोथ चाहिए, कोई बात नहीं, मनी दो क्लोथ ले जाओ। तो यहाँ पर ये पॉइंट जो है ये क्या करेगा, आपको बार्टर सिस्टम को फेल करते हुए मनी का इवोल्यूशन लेके आएगा और पॉइंट बनेगा मीडियम ऑफ एक्सचेंज। क्या बनेगा, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। आगे बढ़ते हैं, कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। यहाँ पर प्रॉब्लम थी कि आप किसी भी चीज़ को एक पर्टिकुलर गुड में नहीं तोल सकते थे, उसकी मेजर जो है एक पर्टिकुलर गुड में नहीं लगा सकते थे। बट आफ्टर इवोल्यूशन ऑफ मनी, अगर आप पार्ले जी कहीं भी खरीदें, है ना, पार्ले जी राजस्थान में खरीदे, मध्य प्रदेश में खरीदे, बॉम्बे खरीदे, मर्जी पड़े जहाँ खरीदे, कितना देना पड़ेगा, 5 रुपये। मतलब कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू यहाँ हो चुका है। आप कहीं भी उस प्रोडक्ट को खरीदिए, पैसा आपको उतना ही देना है जितना किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में देना है। जैसे राजस्थान में 5 देने हैं तो जम्मू कश्मीर चले जाओ, वहाँ भी 5 ही देने पड़ेंगे। ये कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू पॉइंट बन जाता है। फिर आता है डिफ़िकल्टी ऑफ फ्यूचर पेमेंट, जो कहाँ था, बार्टर सिस्टम में। यहाँ पर तो ईजिली हो जाता है फ्यूचर पेमेंट। कैसे होता है कि आज आप किसी से भी पेमेंट लेकर आइए, आप क्या करोगे, जो पेमेंट लेकर आओगे वो प्रिंसिपल हो जाएगा और इन फ्यूचर उसको क्या करोगे, विद इंटरेस्ट किसी को वापस चुका सकते हो। तो यहाँ क्या प्रॉब्लम है कि डिफ़िकल्टी ऑफ फ्यूचर पेमेंट जो कहाँ थी, बार्टर सिस्टम में, मनी में वो क्या होगी, बड़ी इजी हो गई, है ना, कि मनी में क्या कर सकते हैं, डिफर्ड पेमेंट आर मेड वेरी इजी, है ना, डिफर्ड पेमेंट आर मेड वेरी इजी। आगे देखते हैं स्टोर ऑफ वैल्यू या फिर ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू। बार्टर सिस्टम में स्टोर कर सकते थे वीट को, नहीं, बड़ा मुश्किल था, ट्रांसफ़र हो ही नहीं सकता था। बट आफ्टर इवोल्यूशन ऑफ मनी, जैसे ही हमारा पैसा हमारे पास आया, इतना इवॉल्व होके खूबसूरत बन के पिंक पिंक नोट्स के अंदर, तो क्या हुआ, यहाँ पर ये हुआ कि आप इसको इजीली स्टोर कर सकते थे। स्टोर मतलब सेव। हाँ, आज पैसा आप सेव कर सकते हैं, और ये क्यों कर सकते हैं, क्योंकि इवोल्यूशन ऑफ मनी। पैसा ख़राब नहीं होता, बैंक में रख दो, बैंक लुट जाएगा तो भी आपका पैसा तो आपको मिलेगा। तो यहाँ पर किसी प्रकार से कोई लॉस नहीं लगेगा, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट जो है डिविजिबिलिटी। मैंने पहले भी कहा था कि एक मंचूरियन खानी है जो 70 की पड़ती है, अगर हाफ खाओगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या, दुकान वाला लालची होगा तो 35 की जगह 40 लगा देगा, इससे ज़्यादा तो लगाएगा नहीं। तो अब सोचो कि जो गोट वाला एग्जाम्पल था कि हाफ मंचूरियन पर हाफ गोट दे देंगे तो कैसे काम चलेगा, नहीं चलेगा ना। आधी गोट आपके भी काम की नहीं है, सामने वाले की भी काम की नहीं है। तो ये वाली प्रॉब्लम जो है ये भी किसने सॉल्व कर दी, डिविजिबिलिटी वाली, मनी ने कर दी। कि यहाँ पर आपको कोई भी चीज़ एक्सचेंज करनी है, कुछ भी खरीदना है और हाफ में खरीदना है, डिवीजन में खरीदना है, तो आप उसके लिए हाफ पेमेंट कर सकते हैं। कितना इजी हो गया, है ना। तो ये है मनी के, या बोल सकते हैं मनी के फंक्शंस जो बनते हैं आपके C2C इकोनॉमी या फिर बार्टर सिस्टम के ड्रॉबैक्स। समझ में आया, कितना इजी पॉइंट है ना, कि ये क्या है, इसके ड्रॉबैक्स हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या दे रखा है देखते हैं, है ना। फॉर्म्स ऑफ मनी की अगर हम बात करें, फॉर्म्स ऑफ मनी, कि मनी जो है कितने टाइप्स का होता है भैया,
फॉर्म्स ऑफ मनी मतलब मनी जो है कितने टाइप्स का होता है, किन किन फॉर्म्स के अंदर रखा गया है ना। तो फॉर्म्स ऑफ मनी में सबसे पहला भैया आपके जो उठ के आता है वो है आपके फियाट मनी। अभी फियाट मनी क्या चीज़ है, तो फियाट मनी में ये वर्ड है और ये वर्ड है जो इम्पोर्टेंट है। फियाट मनी वो पैसा है जो क्या होता है, जो गवर्नमेंट या गवर्नमेंट की अथॉरिटी द्वारा प्रिंट किया जाता है, जिसके अंदर क्या होता है, लीगल टेंडर। क्या होता है, लीगल टेंडर। आज मैं अपने हिसाब से अपना फोटो लगा के कोई कॉइन छाप सकता हूँ, बिल्कुल छाप सकता हूँ, बट उसके पास क्या नहीं है, लीगल टेंडर। लीगल टेंडर मतलब कि उस पैसे को कोई भी जनरली एक्सेप्ट नहीं करेगा। इंडिया में तो नहीं करेगा, बाहर अपना देश बना दूँ तो बात अलग है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये वो पैसा है जो गवर्नमेंट या गवर्नमेंट की अथॉरिटी द्वारा प्रिंट किया जाता है, जिसके ऊपर लीगल टेंडर होता है और लीगल टेंडर को हर एक पर्सन को एक्सेप्ट करना पड़ता है। मोदी जी आए थे नोटबंदी में, क्या कह के गए रात को 8 बजे कि भैया 1500 के जो नोट हैं पुराने वाले, हम उनका लीगल टेंडर खत्म करते हैं। लीगल टेंडर मतलब कि आप अब उन नोट्स के साथ कहीं पर भी एक्सचेंज नहीं कर सकते। उन नोट्स के ऊपर जो एक प्रॉमिस होता था, वो प्रॉमिस क्या कर दिया मोदी जी ने, 1 सेकंड में ख़त्म कर दिया, है ना। तो यहाँ पर जो लीगल टेंडर वो वही प्ले करता है कि आपको नोट देने का मतलब आप एक टाइप का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और वो कॉन्ट्रैक्ट जो है किसी भी चीज़ को खरीदने बेचने में काम में आता है, और वही आपके क्या है, जनरली एक्सेप्टेड है, ठीक है। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो गवर्नमेंट देती है या गवर्नमेंट की अथॉरिटी देती है और जनरली एक्सेप्टेड है, तो बिल्कुल है। आज जो आप 2000 रुपये का नोट यूज़ करते हैं वो क्या है, जनरली एक्सेप्टेड है ना। कोई देके जाएगा, मना थोड़ा ना करोगे, नहीं 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 2000 का नोट तो नहीं चाहिए, ऐसा तो नहीं कहोगे, मनी मन तो लड्डू फूटते रहेंगे। वैसे ही दूसरा आता है कॉइन्स, है ना, कि 2000 का नोट तो आरबीआई छाप रहा है। 2000 का नोट कौन छापता है, आरबीआई छाप रहा है। वैसे ही कॉइन कौन छापता है, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट में भी कौन, इसकी फाइनेंस मिनिस्ट्री, है ना। तो यहाँ पर ये चीज़ें क्या है, एक चीज़ गवर्नमेंट ने दी है, दूसरी चीज़ आरबीआई ने दी है, बट आरबीआई इज द अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट की। एक हिसाब से मोदी जी ने 2000 के नोट चालू करे हैं, पर छापा किसने इसको, आरबीआई ने। तो मोदी जी क्या हो गए, गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट के कहने पर आरबीआई ने नोट छाप दिए। समझ में आई बात, कि फियाट मनी वो मनी होता है जिसमें क्या किया जाता है, गवर्नमेंट की अथॉरिटी द्वारा उसको प्रिंट किया जाता है, जिसका लीगल टेंडर होता है, जो जनरली एक्सेप्टेड बाय जनरल पब्लिक होता है, जनरल पब्लिक होता है। और कौन प्रिंट करता है, या तो आरबीआई कर देगी या फिर आपकी सरकार, है ना। आरबीआई करेगी तो नोट्स होंगे, सरकार होगी तो 1 रुपये का नोट होगा, और दूसरा क्या होगा, सारे के सारे कॉइन्स। क्लियर होगा मेरे ख्याल से, यहाँ समझ में आ जाना चाहिए तुम लोगों को, इतना मुश्किल नहीं है। फिड्यूशियरी मनी क्या होता है, अभी फिड्यूशियरी मनी के अंदर एक वर्ड जो आता है वो सिंपल सा है, ट्रस्ट। ये वो मनी है जो दो पीपल क्या करेंगे, दो पीपल बोल सकते हैं, लोग बोल सकते हैं, वो क्या करेंगे, अपने ट्रस्ट के ऊपर एक्सचेंज करेंगे। यहाँ पर गवर्नमेंट ने इसको कंपलसरी नहीं किया, गवर्नमेंट ने कहीं भी ये नहीं कहा है कि भैया ये तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जहाँ तक फियाट मनी की बात थी तो क्या था कि गवर्नमेंट की अथॉरिटी थी, इस वजह से करना ही पड़ेगा, आप मना नहीं कर सकते, है ना। बट यहाँ पर क्या है कि आप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, आप एक दूसरे के सामंजस्य, एक दूसरे के लेने देने वाले की समझदारी से एक्सचेंज किया जाता है। आप चाहें तो इसको मना कर सकते हैं, पर जो लीगल टेंडर लेके नोट बैठा उसे मना नहीं कर सकते। अब ये ऐसी कौन सी चीज़ है, तो ये है आपके चेक, है ना, कि आप कहीं भी जाते हैं, किसी को पेमेंट करते हैं, चेक में करते हैं, तो सामने वाले के ऊपर है, वो हाँ भी कर सकता है और ना भी कर सकता है ना। ये चीज़ अपने को समझने वाली है कि सामने वाला क्या कर सकता है, हाँ भी कर सकता है और ना भी कर सकता है। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर आप पैसा या बोल सकते हैं कि एक्सचेंज तो कर सकते हैं मनी को, बट कोई भी पर्सन ले ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो फिर से समझ लेते हैं, फियाट मनी वो मनी होता है जो क्या होता है, गवर्नमेंट और उसकी अथॉरिटी प्रिंट करती है, जैसे कि 2000 का नोट हो गया या डिफरेंट कॉइन्स हो गए, ठीक है। अगला जो आता है वो आता है फिड्यूशियरी मनी। फिड्यूशियरी मनी क्या होता है, जो म्यूचुअल ट्रस्ट की वजह से होता है। म्यूचुअल ट्रस्ट क्या होता है सर, म्यूचुअल ट्रस्ट होता है आपके वो सिचुएशन, वो सिचुएशन जहाँ पर आप क्या करते हो, एक दूसरे के ऊपर भरोसा करके एक्सचेंज करते हो। किसका करते हो, जैसे कि चेक, है ना। किसी ने आपको बांध नहीं रखा है कि भैया चेक में तो पेमेंट लेना पड़ेगा, तो अपन मना कर सकते हैं, कह सकते हैं भैया चेक
आर नॉट एक्सेप्टेड हियर। समझ गए बात को? आगे बढ़ते हैं, आगे क्या दिया गया है अपने को। आगे मनी के अलग अलग फॉर्म्स आ जाते हैं, जिसमें आपको दे रखा है फुल बॉडीड मनी। अच्छा, फुल बॉडीड मनी क्या होता है? हाँ ना, पूरे का पूरा बॉडी वाला पैसा, हाँ सलमान खान का भाई, ऐसा नहीं होता। फुल बॉडीड मनी क्या होता है कि जिस मेटल से, अपन कमोडिटी की बात नहीं करेंगे, जिस मेटल से कॉइन बना है ना, और जो कॉइन की मार्केट वैल्यू है वो दोनों क्या हो जाती है सर? इक्वल। समझे बात को? कि जिस मेटल से कॉइन बना है और जो कॉइन की मार्केट वैल्यू दोनों क्या है? इक्वल, है ना। तो कॉइन हुज कमोडिटी वैल्यू इज इक्वल टू कॉइन वैल्यू। कमोडिटी मतलब मेटल की बात कर ले अपन, है ना। हुज कमोडिटी वैल्यू इज इक्वल टू मनी वैल्यू और कॉइन वैल्यू। जैसे कि पुराने टाइम में क्या होता था? पुराने टाइम में क्या होता था कि सिल्वर के और गोल्ड के कॉइन हुआ करते थे। जब ब्रिटिश एरा में सिल्वर के कॉइन होते थे, है ना। अज्यूम कर लेते हैं कि उस समय पर एक सिल्वर का कॉइन जो होता था, एक सिल्वर का कॉइन जो होता था जिसकी मार्केट वैल्यू 1 रुपये मान लेते हैं, 1 रुपी मान लेते हैं, और जो सिल्वर उस टाइम चलता था और सिल्वर की मार्केट वैल्यू जो थी वो भी कितनी थी? 1 रुपी। मतलब जो कॉइन प्रिंट किया गया है उसकी मार्केट वैल्यू 1 रुपी, और जिस मेटल से कॉइन बनाया गया है सिल्वर, उसकी मार्केट वैल्यू भी कितनी? 1 रुपी। कहने का मतलब जिस मेटल से, जिस कमोडिटी से कॉइन बना है और जो कमोडिटी के ऊपर वैल्यू लिखी गई है उस कॉइन के ऊपर, दोनों क्या है? इक्वल। तो जितने का पैसा उतने का मेटल। अगर ज़्यादा का मेटल निकला, है ना, मान लो कि उस समय हम गोल्ड का कॉइन बनाते और उसके ऊपर लिख देते 1 रुपये, तो बहुत 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 समझदार लोग हैं हिंदुस्तान में, है ना। समस्याएं बाद में आती, समाधान पहले आ जाता। तो ये वाली सिचुएशन अराइज होती कि गोल्ड का कॉइन होता तो क्या किया जाता? उसको सबसे पहले उसको मेल्ट किया जाता, है ना। अपनी पत्नी को, अपनी गर्लफ्रेंड को क्या दिया जाता? उसकी रिंग बना के दी जाती। तो इस चीज़ को समझना है कि गोल्ड का अगर मैं आज की डेट में एक कॉइन बनाता हूँ या गवर्नमेंट कॉइन बनाती है, तो उस कॉइन की वैल्यू अगर 10 तोला है, कितना? 10 तोला है, तो उसके लिए, अरे 2 मिनट रुकना, है ना। अगर आज गोल्ड का कॉइन बनाते हैं, 1 तोला है, 1 तोला मतलब अपन एग्जांपल ले लेते हैं 10 ग्राम है। अगर 10 ग्राम है तो उस सिचुएशन में उसकी वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी? 50K, 50,000 रुपये। कितनी रखनी पड़ेगी? 50,000 रुपये। तभी तो जो मार्केट वैल्यू ऑफ गोल्ड है वो किसके बराबर आएगी? मार्केट वैल्यू ऑफ दैट कॉइन। क्लियर है ना। तो यहाँ पर क्या है, आप पिंगला भी दोगे तो भी आपको वैल्यू क्या मिलेगी? तो ये जिस कमोडिटी से कॉइन बना है उसके बराबर क्या है? उसके बराबर क्या है? उस कॉइन की वैल्यू। ठीक है। अगला आता है क्रेडिट मनी। नीचे दिया गया है क्रेडिट मनी। अच्छा, क्रेडिट मनी क्या है? उधार। बहुत बढ़िया। उधार नहीं होता है क्रेडिट मनी। वो मनी होता है हुज मनी वैल्यू इज मोर देन कॉइन वैल्यू। हुज मनी वैल्यू इज मोर देन कॉइन वैल्यू। कहने का मतलब आज जितने भी कॉइन्स बनते हैं वो क्या है? एलॉयज के हैं। किसके हैं? एलॉयज के। डिफरेंट मेटल से बने हुए हैं। जैसे 1 रुपये का कॉइन है, तो आज 1 रुपये के कॉइन को आप पिघला के ले जाओ, क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा, धक्का मिलेगा जहाँ भी जाओगे वहाँ से, चल निकल यहाँ से, है ना। तो अगर 1 रुपये का कॉइन बना है आज, तो उस 1 रुपये की वैल्यू जिस मेटल से वो कॉइन बना उस मेटल से ज़्यादा है। तभी आप क्या करो कि 5-5 रुपये के सिक्के पिघला के ले जाओ, आपको कुछ नहीं मिलेगा। बंगार वाला भी कहेगा ये क्या ले आया, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है क्रेडिट मनी के अंदर, समझते हैं अपन इस बात को कि क्रेडिट मनी के अंदर क्या है कि जो कॉइन वैल्यू है, जिस चीज की जो कॉइन वैल्यू है, कॉइन वैल्यू वो क्या है? मेटल वैल्यू से, जिस चीज से वो बना है उससे ज्यादा है। कॉइन की वैल्यू मेटल की वैल्यू से ज्यादा है। कॉइन की वैल्यू मेटल की वैल्यू से ज्यादा है ना। कि अगर एक कॉइन बना हुआ है 1 रुपए का, तो उसकी वैल्यू जिस एलॉय से वो बना है, एलॉय क्या होता है? मेटल जिससे वो बना है उससे ज़्यादा है। समझ आया कि नहीं आया, है ना। तो ये वाली कहानी है, इसमें और कुछ नहीं, ऐसे चलता है ये। समझ में आ रहा होगा आपको, है ना। इसको आगे खिसकाते हैं। क्या है भैया इसमें? सप्लाई ऑफ मनी। सप्लाई ऑफ मनी क्या होता है ना। सप्लाई ऑफ मनी की अगर बात करी जाए तो सप्लाई ऑफ मनी क्या है? सप्लाई ऑफ मनी में कुछ चीज़ें हैं, है ना। यहाँ पर 2 चीज़ें निकल के आती, एक तो सप्लाई ऑफ मनी और अगला जो है हु सप्लाइज मनी, है ना। ये वाला यहाँ पर पॉइंट है, हु सप्लाइज मनी, है ना। तो ये टॉपिक्स क्या है
कि थोड़े अलग है। अगर सप्लाई ऑफ मनी की बात करें तो सप्लाई ऑफ मनी इज ए स्टॉक कॉन्सेप्ट। स्टॉक कॉन्सेप्ट मतलब स्टॉक वो चीज़ होती है जिसको एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, है ना, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम मेजर किया जाता है। एट अ पॉइंट ऑफ टाइम अपने आगे भी लिखा, देखो एट अ पॉइंट ऑफ टाइम क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है ना। तो स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द पीपल ऑफ अ कंट्री, है ना। तो सप्लाई ऑफ मनी क्या कहता है कि इट ओनली इंक्लूड्स द स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द पीपल ऑफ अ कंट्री, की एक कंट्री के लोगों ने एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के ऊपर जो अपने पास पैसा रख रखा है ना, वही इसके अंदर क्या किया जाएगा, इंक्लूड किया जाएगा, है ना। कौन सा पैसा इंक्लूड नहीं होगा, तो गवर्नमेंट के पास अगर कुछ पड़ा है तो इंक्लूड नहीं होगा, कमर्शियल बैंक के पास कुछ पड़ा है तो इंक्लूड नहीं होगा, और सेंट्रल बैंक वाला तो होगा ही नहीं। तो इन तीनों ने क्या गुनाह किया है कि इनके पैसे को आप इंक्लूड नहीं कर रहे हो, है ना। ऐसा क्या गुनाह कर दिया कि इनको आप इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। तो इंक्लूड नहीं करने का रीजन क्या है कि सप्लाई ऑफ मनी इंक्लूड ओनली दैट मनी which is in circulation in a country, in circulation in a country। और सर्कुलेशन में वही पैसा होता है जो किसके पास होता है, पब्लिक के पास। जो बैंकों के पास, गवर्नमेंट के पास या आरबीआई के पास पड़ा, वो पड़ा है, वो इन सर्कुलेशन नहीं है, इसलिए इस चीज को हम इंक्लूड नहीं करते हैं। समझ गए कि जो भी पैसा गवर्नमेंट, आरबीआई और कमर्शियल बैंक्स के पास पड़ा, इट इज नॉट इंक्लूडेड इन द सप्लाई ऑफ मनी। सप्लाई ऑफ मनी में वही पैसा इंक्लूड होगा जो किसके पास होगा, पब्लिक के पास। वो भी किस फॉर्म में बोला गया, स्टॉक में, मतलब उसको एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, उसी समय मेजर किया जाए। क्लियर है। तो सप्लाई ऑफ मनी में वो स्टॉक ऑफ मनी इंक्लूड किया जाता है जो सिर्फ पब्लिक के पास होता है, जो गवर्नमेंट के पास होता है वो नहीं किया जाएगा, जो कमर्शियल बैंक के पास होता है वो भी नहीं होगा, और जो सेंट्रल बैंक के पास होता है वो भी नहीं होगा। और उसका रीज़न क्या है, सिंपल सा रीज़न, क्योंकि इनके पास जो पैसा है वो सर्क्यूलेशन में नहीं है। सर्क्यूलेशन में होता तो वो पैसा इंक्लूड होता। आगे बढ़ते हैं इसमें, तो आगे आता है मेजर ऑफ मनी। मेजर ऑफ मनी क्या होता है, मेजर ऑफ मनी क्या होता है, ये वो पैसा जो एट पॉइंट ऑफ टाइम, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम मेजर किया जाता है कि कहाँ है, क्या है, कैसा है ना। तो अगर देखा जाए तो इकोनॉमिक्स के अंदर, मनी के अंदर आप 4 मेजर्स लेके बैठते हैं, M1, M2, M3 एंड M4। कौन से मेजर्स है, M1, M2, M3 एंड M4। अपने को वरदान मिला है सीबीएसई तरफ से कि सिर्फ M1 आ रहा है, ये M2, M3, M4 नहीं आ रहा है। तो इनको डिस्कस करने का सेंस भी नहीं बैठता, है ना। जो आपको दे रखा है उसको कर ले, वही काफ़ी है। ज़्यादा कर लेंगे तो क्या पता अपने को बुखारी आ जाए अगले दिन, है ना। तो क्या बात करेंगे यहाँ पर अपन, M1 के बारे में बात करेंगे। जैसे कि नीचे लिखा हुआ है कि M1 इज प्रिस्क्राइब्ड इन द सीबीएसई सिलेबस। सीबीएसई सिलेबस में क्या दिया गया है, M1 दिया गया है। तो M1 को डिस्कस करते हैं। M1 की कोई डेफिनेशन नहीं होती, सिंगल सा फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या कहता है, देखते हैं। फॉर्मूला कहता है M1 इज इक्वल टू C प्लस डी डी प्लस OD, C प्लस डी डी प्लस OD। अभी C क्या होता है, C होती है करेंसी, है ना। C क्या है, करेंसी। और वो करेंसी कौन सी, जो पब्लिक के पास है। याद आया, सप्लाई ऑफ मनी, है ना। तो इट ओनली इंक्लूड्स, C ओनली इंक्लूड्स द करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, जनरल पब्लिक। जो एक कंट्री के लोगों के पास जो पैसा पड़ा है, उसी पैसे को क्या किया जाएगा, यहाँ पर इंक्लूड किया जाएगा। दूसरा पॉइंट जो यहाँ डीडी आता है, वो यहाँ भी आता है डीडी। अब ये डीडी क्या है, कौन सी दीदी है ये, हाँ, ये दीदी नहीं है, ये डीडी है। डीडी मतलब डिमांड डिपॉजिट्स। अच्छा, डिमांड डिपॉजिट, ये क्या नई बीमारी आ गई, है ना। तो इसको समझते हैं कि डीडी क्या होता है। डीडी होता है डिमांड डिपॉजिट, जिनको कहा जाता है चेकेबल डिपॉजिट्स, है ना। चेकेबल डिपॉजिट्स। चेकेबल डिपॉजिट क्या होता है, अभी ये नया शब्द, पहले तो इससे परेशान, फिर ये नया शब्द आ गया, फिर परेशान। तो चेकेबल डिपॉजिट्स वो डिपॉजिट्स होते हैं जिनको जो जनरल पब्लिक है वो जब चाहे तब क्या कर सके, विथड्रॉ कर सके। जब चाहे तब क्या कर सके, या तो विथड्रॉ कर सके अगर करना चाहे, या फिर ट्रांसफर कर सके। क्या कर सके, ट्रांसफर। तो डीडी होते हैं डिमांड, ये नीचे की तरफ डिमांड डिपॉजिट, और ये आपके चेकेबल डिपॉजिट भी कहलाते हैं। चेकेबल मतलब आज आपको पैसा निकालना है, चेक जमा कराओ आपके नाम का, पैसा आपका अपने हाथ में।
वैसे ही क्या है, यहाँ चेकेबल डिपॉजिट वो है जिसको आप चाहें तब विड्रॉ करें, चाहें तब ट्रांसफ़र करें। आज मुझे ट्रांसफ़र करें बैठे बैठे, तो ये वाली कंडीशन डीडी बनाती है। आगे की तरफ देखते हैं क्या है, ओडी है। अभी फिर ये नई चीज़ आ गई, पहले तो डीडी था, अभी ओडी है। तो ये भी डिमांड डिपॉजिट्स हो सकते हैं, सॉरी डिमांड डिपॉजिट्स नहीं है, ये अदर डिपॉजिट्स हैं। क्या है, अदर डिपॉजिट्स, डिमांड डिपॉजिट्स नहीं है, ये क्या है, अदर डिपॉजिट्स। अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई, है ना। अब ये पैसा किसके पास पड़ा है, आरबीआई के पास। अब आरबीआई के पास आपका खाता तो होगा नहीं, मतलब जनरल पब्लिक तो रखती नहीं, तो रखेगा कौन, तो रखेगा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। कौन सा, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो गवर्नमेंट का है। किसका है, गवर्नमेंट का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ये बोल सकते हैं। या ऐसा इंस्टीट्यूशन जो क्या करता है, इंडिया में थोड़ा बैंकिंग का काम देखता है। जैसे इसके अंदर क्या हो सकता है ना, इसके अंदर क्या हो सकता है, इजीली नाबार्ड, है ना। क्या है, नाबार्ड। नाबार्ड क्या होता है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, है ना। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो ये वो बैंक होता है जो क्या करता है, रूरल डेवलपमेंट, गांव के विकास और एग्रीकल्चर के लिए काम करता है। ठीक है, तो नाबार्ड का पैसा जो है वो कहाँ पड़ा है आपके, ये आरबीआई के अंदर। कहाँ पड़ा है, आरबीआई के अंदर। तो नाबार्ड का पैसा कहाँ पड़ा है, अपना आरबीआई के अंदर पड़ा है। उसी को अपन क्या बोलेंगे, ओडी का एक पार्ट। ठीक है, ओडी का एक पार्ट बनता है। फॉरेन सेंट्रल बैंक, फॉरेन सेंट्रल बैंक मतलब यूके का, यूएसए का, सबका सब पैसा कहाँ पड़ा, सारा तो नहीं, उनके पास भी रहता है, गरीब नहीं होंगे वो। उनका पैसा कहाँ पड़ा है, आपके आरबीआई में। कहाँ पड़ा है, आरबीआई में, है ना। तो जब फॉरेन करेंसी, या बोल सकते हैं फॉरेन सेंट्रल बैंक के पैसे कहाँ पड़े हो, अपने आरबीआई में पड़े हो, तो क्या हो जाएगा, वो ओडी का पार्ट हो जाएगा। ये क्यों देते हैं, तो ये इसलिए देते हैं कि इन फ्यूचर कभी कोई ट्रांजैक्शन हो तो आरबीआई के थ्रू हो जाए और इनको ज़्यादा प्रॉब्लम्स ना फेस करनी पड़े, है ना। कोई भी ट्रांजैक्शन, जैसे हिंदुस्तान ने उधार ले लिया, तो ऐसा थोड़ा ना होगा कि टाटा मैजिक भेज दिया यूके के पास कि भैया पैसा चाहिए, प्लीज़ दे दो यार, इस टाटा मैजिक में एक लगा दो ट्रॉली और रख दो, इसमें मनी हाइस्ट करते हैं अपन, मनी हाइस्ट खेलते हैं। ऐसा नहीं होता, है ना। पैसा ज़रूरत है तो इनका फॉरेन बैंक यहाँ रखेगा, आप चाहें तो उनसे ले सकते हो, और शायद वो इससे ट्रांसफ़र दे भी दें, है ना। बाकी नॉर्मली तो वो नॉर्मल ट्रांजैक्शंस में काम में लेते हैं। अगला आता है आपके गवर्नमेंट्स। कौन सी गवर्नमेंट, अपनी नहीं, फॉरेन गवर्नमेंट्स, चाइना, अमेरिका, इनकी जो गवर्नमेंट है, इनका पैसा कहाँ पड़ा है, अपने आरबीआई के पास। वही वाली चीज़, ट्रांजैक्शंस को लेके या लोनिंग को लेके या वट एवर देयर रिक्वायरमेंट, उसके हिसाब से उस पैसे को मैनेज करके चलते हैं। एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ। अभी ये क्या है, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ऐसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो क्या करते हैं कि कुछ नेशंस को या सारे नेशंस को अपना मेंबर बनाते हैं, या नेशंस इनके मेंबर होते हैं। और जब नेशंस को किसकी ज़रूरत होती है, पैसे की, लोन की ज़रूरत होती है, तब कौन देता है इनको, जब लोन की ज़रूरत होती है तब कौन देता है इनको, आपके वर्ल्ड बैंक देता है, और आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये दो जने देते हैं। वर्ल्ड बैंक जो देता है बिना किसी शर्त के देता है, छोटी मोटी शर्तें रखता है, ज़्यादा इतना मतलब एक तरीके से पाबंदियां नहीं लगाता है। वहीं आईएमएफ जो है, आईएमएफ क्या करता है, नकेल कस के देता है। आईएमएफ कब देता है पैसा, जब किसी देश में इमरजेंसी हो, और इमरजेंसी के टाइम पर कोई देश फंस रहा हो, तो वो आईएमएफ के पास जाता है। और आईएमएफ क्या करता है, फिर उसको उस मजबूरी का फ़ायदा उठाते हुए कुछ शर्तें रखता है। अगर वो देश शर्तें मान लेता है तो आईएमएफ क्या करता है, उसको पैसा दे देता है। तो ओडी के अंदर अगला जो पॉइंट है वो क्या है, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ वाला। किसका है, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ। इन वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का पैसा कहाँ पड़ा है, अपने आरबीआई में। सेम थिंग, लोनिंग के लिए या किसी और रीजन के रखते हैं, बट पैसा जरूर रहता है। क्लियर होगा मेरे ख्याल से। कुछ चीजें वापस आ जाती है, डज नॉट इंक्लूड डिमांड डिपॉजिट ऑफ गवर्नमेंट एंड कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक और गवर्नमेंट का पैसा यहाँ इंक्लूड नहीं होता है ना, वो पैसा यहाँ इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है, तो ये तो समझने वाली बात नहीं है। आगे देखते हैं। अगला आता है आपके पॉइंट, हु सप्लाइज मनी। भैया ऐसा कौन है, ऐसा वरदान किसको दे रखा है सरकार ने, जो क्या करता है, सरकार पैसे सप्लाई करता
है ना, या फिर कौन ऐसी चीज़ है जो पैसा सप्लाई कर सकती है, कौन कौन ऐसे हैं एक देश के अंदर, एक कंट्री के अंदर, इकोनॉमी के अंदर जो पैसा सप्लाई करते हैं। तो 3 सप्लायर्स होते हैं, है ना। पैसे के कितने सप्लायर होते हैं? 3 सप्लायर होते हैं। एक तो मैं बीच में बोल चुका हूँ कि गवर्नमेंट तो होती है ना, बट उससे पहले और सीख लेते हैं कि कौन कौन होता है। तो सबसे पहला निकल के आता है इंडिया के हिसाब से RBI। अभी RBI जो है उसके पास सोल राइट है ना, सोल राइट है, जूते की सोल नहीं, सोल मतलब इकलौती, क्या बोलेंगे, इकलौता राइट है उसके पास कि वो क्या कर सकता, पैसा छाप सकता है। क्या कर सकता है? पैसा छाप सकता है। पैसा तो आप भी छाप सकते हो पर पुलिस वाले घर आ जाएंगे, इसलिए छापना नहीं अपने, है ना। तो RBI क्या कर सकता है? एक ऐसा है जिसका सोल राइट है, सोल मतलब इकलौता राइट है, मोनोपोली है, जिसमें वो पैसा छाप सकता है। पैसा छापने का मतलब वही 200, है ना, 2000, 500, 100, 50, 20, 10 ये नोट छापता है। ये सारा पैसा कौन छापता है? 1 रुपये का नोट ये नहीं छापता और कॉइन ये नहीं छापता है। तो RBI ऐसा सिस्टम है, ऐसा एक इंस्टीट्यूशन है जो कॉइन्स प्रिंट नोट्स प्रिंट कर सकता है, कॉइन को नहीं करेगा और 1 रुपये का नोट नहीं करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बट ये पैसा कैसे छापता है? पैसा छापता है मिनिमम रिजर्व सिस्टम के हिसाब से। अब ये नई बीमारी आ गई, पहले कुछ समझ नहीं आ रहा और ये क्या है, तो मिनिमम रिजर्व सिस्टम। मिनिमम रिजर्व सिस्टम क्या होता है? मिनिमम रिजर्व सिस्टम वो सिस्टम है जहां पर RBI क्या करता है कि 200 करोड़ का रिजर्व बनाता है, 200 करोड़ का, है ना, सुन के चक्कर मत खाना, 200 करोड़ का बनाता है, जिसमें से 115 करोड़ तो गोल्ड में होता है। किस में होता है? गोल्ड में। और बाकी बचा हुआ 85 करोड़ फॉरेन करेंसी में हो सकता है या और किसी अदर थिंग या अदर कोई भी डिपॉजिट्स या जो भी इसको सही लगता हो, जो इजीली कन्वर्टिबल हो, उसमें ये रखता है। ठीक है, तो वापस बात करते हैं। MRS के तहत क्या होता है? 200 करोड़ का रिजर्व बनता है, जिसमें से 115 करोड़ तो गोल्ड का पार्ट होता है एंड 85 करोड़ फॉरेन करेंसी का पार्ट होता है। ये चीज़ अपने को समझनी। अब खास बात यहाँ समझने वाली है कि MRS मात्र 200 करोड़ का है, RBI क्या 200 करोड़ ही छापेगी? नहीं, RBI अनलिमिटेड छापेगी। छाप सकती है, छापेगी नहीं, अनलिमिटेड छाप सकती है। अनलिमिटेड छापने का मतलब क्या हुआ कि RBI के पास पूरा राइट है कि वो अपने हिसाब से पैसा छाप सकती है इस 200 करोड़ के MRS के ऊपर। ये कब से? 1950s के आसपास से चल रहा है ना, 1950s के आसपास से चल रहा है। तो ऐसा क्या सिस्टम है, ऐसी क्या चीज़ है कि भैया मात्र 200 करोड़ में भैया आप इतना पैसा छाप रहे हो? इतने पागल हो गए क्या? तो अब एक चीज़ समझना, है ना, कि आप रात को एक लकड़ी लेके सोते हैं इस डर में कि यार रात को चोर आएंगे, उन चोरों को हम क्या करेंगे, इस लकड़ी से डराएंगे, लकड़ी से मार के भगा देंगे। क्लियर है? तो रात को चोर आएंगे, चोरों को लकड़ी दिखाएंगे, चोर लकड़ी देख के भाग जाएंगे। जब रात को आपकी आंख खुली तो देखा 4 चोर हैं और उन सभी के पास क्या है? तलवार है। ओए होए, मजे ही आ गए। तो जो सोचा वो तो हुआ ही नहीं। तो यही वाली चीज़ इससे अपन रिलेट करके देखते हैं कि मिनिमम रिजर्व सिस्टम वो सिस्टम होता है जहाँ पर क्या किया जाता है कि 200 करोड़ का रिजर्व बनाती है आपके गवर्नमेंट RBI, और ये 200 करोड़ का रिजर्व हिलता नहीं है, ये 200 करोड़ का रिजर्व ऐसे ही रहता है। और कभी कभी अगर RBI ने सच में अनलिमिटेड पैसा छाप दिया, अनलिमिटेड बोलो या एक्स्ट्रा पैसा छाप दिया, तो इस मिनिमम रिजर्व सिस्टम को वो लोगों को एज ए लकड़ी दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? कि हमने इतना पैसा छाप दिया है तो तुम डरो मत, तुम डरो मत, देश में किसी प्रकार से इंस्टेबिलिटी, इन्फ्लेशन नहीं आएगा। क्योंकि ऐसी कोई समस्या आती तो हमारे पास लकड़ी पड़ी है, और वो लकड़ी कितने की है? 200 करोड़ की। सरकार या RBI ने 2000 करोड़ छाप दिए और लकड़ी कितने की? 200 करोड़ की, है ना। तो लोगों में इकोनॉमी को लेके ट्रस्ट बना रहे, लोग भरोसा रखें, है ना, इस वजह से ये MRS आता है। बाकी तो ठीक है, जो होना होगा वो तो होगा, बट MRS इसलिए दिखाया जाता है अपने को। तो अपन बात कर रहे थे कि RBI इश्यू करती है मनी, सोल राइट है उसका, ठीक है। इसके अलावा क्या है? मिनिमम रिजर्व सिस्टम पे करती है। कितने का सिस्टम है भैया? 200 करोड़ का, जिसमें से 115 करोड़ गोल्ड हो गया और 85 करोड़ आपका क्या हो गया? फॉरेन करेंसी टाइप से। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है, बहुत क्लियर होगा मेरे ख्याल से।
नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट। अभी गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट भी पैसा छापती है ना, गवर्नमेंट भी पैसा छापती है, पर गवर्नमेंट किसके थ्रू छापती है, अपनी फाइनेंस मिनिस्ट्री। 1 रुपए का नोट खोल के देख लेना कहीं भी, अगर अपने पास हो तो ठीक, नहीं तो गूगल तो दिखाई देगा। 1 रुपए का नोट खोल के देख लेना, उसके ऊपर क्या लिखा होगा, सिग्नेचर किसके होंगे देखना, फाइनेंस सेक्रेटरी के। फाइनेंस सेक्रेटरी कहाँ बैठता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री में। तो 1 रुपए का नोट कौन छाप रहा है, फाइनेंस मिनिस्ट्री। तो वो गवर्नमेंट का पार्ट भी इसलिए अपन कहते हैं गवर्नमेंट भी प्रिंट करती है फाइनेंस मिनिस्ट्री के थ्रू। 1 रुपए का नोट तो कर ही रही है, इसके अलावा जितने भी डिनोमिनेशंस के कॉइन होंगे, 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, ये सारे सिक्के जो हैं, कॉइन्स जो हैं, वो कौन छापता है, आपकी अपनी खुद की सरकार। अच्छा, कभी कभी आपने देखा होगा कि 125 रुपीज़ का कॉइन आया है, क्या बात है, 150 रुपीज़ का कॉइन आया। गवर्नमेंट इतनी पागल है कि 150 रुपीज़ का कॉइन छाप रही है, हाँ, या 125 रुपीज़। अच्छा, कभी कभी तो 100 का भी आया है ना। हो सकता है कि इस साल, या हाँ इस साल अपने को 75 ईयर्स हो जाएंगे इंडिपेंडेंस के, तो 75 का भी कॉइन छप सकता है, छपने में छप सकता है। अब इस चीज़ को समझना, ये जो 150 के कॉइन हम देखते हैं, ये जो हम 100 के कॉइन देखते हैं, या इस साल अगर गवर्नमेंट 75 का कॉइन छाप दे, ये कॉइन्स जो होते हैं ना, ये सर्कुलेशन के लिए नहीं होते। सर्कुलेशन मतलब अपने पास कभी नहीं आएंगे, क्योंकि ये ट्रिब्यूट के हिसाब से छापे जाते हैं। ट्रिब्यूट मतलब तो समझते हैं ना अपन, है ना, किसी के लिए, किसी के रेस्पेक्ट में, है ना। अभी गांधी जी को 100 साल हो जाएंगे तो 100 साल का एक कॉइन, है ना, एक साइड तो लिख देंगे 100 और दूसरी साइड गांधी जी का फोटो लगा देंगे। वैसे ही अगर 75 ईयर्स इंडिया की आज़ादी को हो चुके हैं, तो 75 ईयर्स के हिसाब से 75 तो एक साइड लिख दिया जाएगा कॉइन के, और दूसरी साइड आपके इंडिया का नेशनल फ्लैग बन जाएगा, है ना। कितना सुंदर बना है, मैंने अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। आगे बढ़ते हैं अपन इसमें, है ना। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, आपके थ्रू फाइनेंस मिनिस्ट्री 1 रुपए का नोट और बाकी के कॉइन्स प्रिंट कर रही है। अब लास्ट आता है कमर्शियल बैंक। भैया तू क्या कर रहा है, तेरा क्या काम है, ना तो तू पैसा छाप सकता है, ना तू कॉइन छाप सकता है, तो तू इनके बीच में कहाँ बैठा भैया। तो कमर्शियल बैंक कहता है कि भैया हम भी करते हैं, हम भी करते हैं, पर हम चालाक हैं, हम अपनी मशीनें नहीं चलाते, हम अपना दिमाग चलाते हैं। दिमाग क्या कहता है कि डिमांड डिपॉजिट के थ्रू मनी सप्लाई करता है, डिमांड डिपॉजिट के थ्रू। डिमांड डिपॉजिट अभी बताया था हमने किसकी होती है, पब्लिक की। कहाँ होती है, कमर्शियल बैंक में। तो ये आरबीआई, सॉरी, ये कमर्शियल बैंक कर क्या रहा है, कैसे कर रहा है ना। तो ये ऐसे कर रहा है कि कमर्शियल बैंक क्या कर रहा है, लोगों का पैसा लोगों को टिका रहा है। ऐसे ये क्या कर रहा है, सप्लाई ऑफ मनी, कि थ्रू डिमांड डिपॉजिट हमारा ही पैसा हमें ही दे के क्या बोलता है, भैया मैंने तो मनी सप्लाई कर दी। दूसरा, अगर हमें ट्रांसफ़र करना है तो भी क्या कह देता है कि भैया मैंने तो मनी सप्लाई कर दी। इसने कहा चलो इससे मनी भरा है, एक स्कीम और लेके आते हैं जो होती है क्रेडिट क्रिएशन। क्या होती है, क्रेडिट क्रिएशन। अच्छा, क्रेडिट क्रिएशन में ये क्या करता है कि एक पर्सन की डिपॉजिट्स को, जो उसकी सेविंग्स होती है, किसी और पर्सन को एज अ लोन दे देता है। इससे जब ये डिपॉजिट्स लेता है तो 4% इंटरेस्ट देता है, और इसको जब ये लोन देता है तो 7% इंटरेस्ट लेता है। समझेंगे अपन बात को, अगले चैप्टर में है ये, उसमें देखेंगे अपन। तो यहाँ थोड़ा क्लियर होना चाहिए आप सभी को कि एक जने की डिपॉजिट को किस में कन्वर्ट कर दिया, दूसरे के लोन में। तो मनी तो सप्लाई कर दिया ना इसने, इसकी टोपी उसके सर करके मनी सप्लाई तो कर दिया है ना। मानना तो पड़ेगा कि भैया बैंक कितना अच्छा काम कर रहा है। तो अपना भी एक बैंक खोलेंगे, बैंक का नाम रखेंगे जो मर्जी पड़े, है ना, आपका अपना बैंक। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो आता है वो है अदर टर्म्स, जो इस चैप्टर के अंदर अपने को देखने को मिली है ना। अदर टर्म्स जो इस चैप्टर में अपने को देखने को मिली है। अदर टर्म्स की बात करते हैं, अगला टॉपिक है अदर टर्म्स। अभी अदर टर्म्स में क्या है, अदर टर्म्स के अंदर कुछ चीज़ें आती जैसे डिमांड डिपॉजिट्स। बताया मैंने, ये चेकेबल डिपॉजिट्स होते हैं विच कैन बी विड्रॉन एट एनी टाइम। 2 तरीके से होते हैं, करंट और सेविंग। कैसे होते हैं, करंट एंड सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट तो कोई भी खुलवा सकता है, करंट अकाउंट के लिए आपके पास बिजनेस होना चाहिए सर। तो ये क्या है, 2 प्रकार के खाते निकलते हैं, सेविंग और करंट अकाउंट वाले, जिसमें चेकेबल डिपॉजिट पब्लिक डिपॉजिट कराती है, जो व्हेनेवर रिक्वायर्ड विड्रॉ
किया जा सकता है व्हेनेवर मतलब एनी टाइम। आज तो आप कर सकते हो थ्रू ATM, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, खाते में पैसे हो तो, बाकी नहीं होगा। टर्म डिपॉजिट आता है। टर्म डिपॉजिट ऐसे डिपॉजिट्स होते हैं जो मेच्योरिटी पीरियड के बाद, मतलब एक बार जमा करा दिए तो जब तक उसका समय पूरा नहीं होगा आप नहीं निकाल पाओगे। ऐसा अमाउंट कौन सा होता है? फिक्स डिपॉजिट वाला और रिकरिंग डिपॉजिट, जिसको अपन क्या कहते हैं? FD एंड RD। ये वो पैसा होता है जो क्या करते हैं, हम बैंक में डिपॉजिट करवाते हैं, FD और RD वाला, FD एंड RD वाला। FD क्या होती है? एक साथ सारा पैसा हम डिपॉजिट करवाते हैं, ठीक है, और फिर उसको एक टाइम पीरियड के बाद, जैसे मान लो इस बार मैंने 5 लाख रुपये डिपॉजिट करवाए और उसको मैं कब निकाल पाऊंगा? अगर मैंने 5 ईयर्स के लिए करवाए हैं तो वो 5 ईयर्स कंप्लीट होने के बाद, ठीक है। तो एक साथ जब पैसा डिपॉजिट करवाया जाता है तो वो किस में आता है? अपने FD में, जो एक टाइम पीरियड कंप्लीट होने के बाद निकल जाएगा। नेक्स्ट आता है रिकरिंग डिपॉजिट, जिसको RD कहा जाता है। RD क्या होता है? हर मंथ, एवरी मंथ एक अमाउंट डिपॉजिट होगा जो उसकी मैच्योरिटी पीरियड पर निकल जाएगा। अगर मान लो आप 1500 हर मंथ डिपॉजिट करवाते हैं 12 मंथ के लिए, तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 12 मंथ आपको 18,000 प्लस इंटरेस्ट मिल जाएगा। समझे बात को? प्लस इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो ये वाली कहानी इसके अंदर क्लियर होगी मेरे ख्याल से आपको। नेक्स्ट जो आपको दे रखा है वो दे रखा है हाई पावर्ड मनी। अभी हाई पावर्ड मनी क्या होता है? हाई पावर्ड मनी वो मनी होता है जो पब्लिक के पास होता है ना, पब्लिक के पास होता है, जो पैसा वॉल्ट कैश होता है, और कहाँ होता है? कमर्शियल बैंक्स के पास। और वो पैसा भी इसमें इंक्लूड होता है जो रिजर्व्स होते हैं कमर्शियल बैंक के, और कहाँ पड़े होते हैं? अपने RBI के अंदर। तो हाई पावर्ड मनी की अगर मैं बात करूँ तो हाई पावर्ड मनी वो मनी होता है जो जनरल पब्लिक का होता है, वो भी उसमें इंक्लूड होता है। डिमांड डिपॉजिट्स भी ले सकते हैं इसके अंदर। वॉल्ट कैश होता है जो कमर्शियल बैंक का होता है। अच्छा, वॉल्ट कैश नई चीज़ आई है तो वॉल्ट कैश समझ लेते हैं। वॉल्ट कैश वो पैसा होता है जो बैंक क्या करते हैं? अपने डे टू डे ट्रांजैक्शन के लिए काम में लेते हैं। डे टू डे ट्रांजैक्शन के लिए, कि आज मैं पैसा निकालने जा रहा हूँ तो वो जो पैसा मैंने बैंक से निकाला वो बैंक का कहाँ से निकला? वॉल्ट कैश से। डे टू डे ट्रांजैक्शन के अंदर जो पैसा इस्तेमाल होगा वो कौन सा है? वॉल्ट कैश। कमर्शियल बैंक के पास, कमर्शियल बैंक का जो पैसा है वो कहाँ पड़ा है? RBI में। ये CRR होता है जो नेक्स्ट चैप्टर में बताया जाएगा, है ना। ये CRR होता है जो नेक्स्ट चैप्टर में बताया जाएगा, ठीक है। एक जो चीज़ पहले रह गई थी वो थी बैंक मनी, है ना, बैंक मनी। अच्छा, बैंक मनी क्या होता है? ये पिछले PPT में था, अपन देख लेते हैं, है ना। बैंक मनी, बैंक मनी मतलब डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट मतलब पब्लिक का मनी। डिमांड डिपॉजिट मतलब पब्लिक का मनी। तो डिमांड डिपॉजिट जो पब्लिक का मनी होता है, जो कौन इस्तेमाल करता है? बैंक करता है। और जब ज़रूरत पड़े तो क्या कर सकते हैं? इसको हम लोग विथड्रॉ कर सकते हैं। ये पैसा क्या कहलाता है? बैंक का, बैंक मनी, ठीक है। जो मनी किसका होता है भैया? पब्लिक का, विदाउट डाउट, है ना। पब्लिक का जो पैसा होता है वही क्या कहलाता है? बैंक मनी, है ना। क्लियर होगा मेरे ख्याल से, यहाँ पर समझ आया होगा। ये सारी चीज़ें क्या मनी से रिलेटेड थी। यहाँ पर मनी चैप्टर कंप्लीट होता है। मेरे ख्याल से आपको ये चैप्टर समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। इसी तरीके से रेगुलरली इंटरवल पर हम नई क्लासेस डालते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़िए, हमसे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए, अपने दोस्तों से शेयर करिए हमारा चैनल, और कोशिश करिए कि हम और बड़े बने, आपको और अच्छे से समझा पाए, हमारे रिसोर्सेज अच्छे हो जाए, जिससे हम आपको और ज़्यादा क्लियरली बता पाएँ कि किस तरीके से इकोनॉमिक्स जो है आपको अच्छे मार्क्स दिला सकती है, किस तरीके से इकोनॉमिक्स जो है वो आपको अच्छा रिजल्ट दे सकती है। इकोनॉमिक्स इज़ अ कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट। डरना नहीं है, कॉन्सेप्ट आता है तो आंसर आएगा। रात को 2 बजे भी कोई उठा के पूछेगा तो आंसर आएगा, है ना। तो इकोनॉमिक्स से डरना नहीं है, इकोनॉमिक्स ईजी है। मैं हूँ आपके लिए यहाँ पर, है ना। इकोनॉमिक्स ईजी है, इकोनॉमिक्स को करेंगे, साथ में मिल के करेंगे, और बहुत जल्दी अच्छे नंबर भी लेके आएंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को बताएं और एंजॉय करिए। थैंक यू।